हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम करेंगे यहाँ आपके साथ, और वो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। 10th आईसीएसई और 12th आईएससी बच्चों के लिए ये टारगेटेड कोर्स है। आप इसे देखिए, फॉलो करिए। आप पाएंगे कि 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी में हम रिवीजन के टाइम पे आपको पूरा कोर्स करा देंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सेशंस ले लेंगे और बहुत सारे गेस्ट पेपर्स आपको बता देंगे, जिनमें से आप मानकर चलिए जो यहाँ पढ़ाया जाएगा 100% वही आपको एग्जाम पेपर में मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स चल रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को हमने देखा था और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करने के बाद आज न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स की बारी है। कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स आपके लिए हम लाए हैं, उसको ही हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, और जैसे ही ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, जिससे आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों पोर्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर आता है। पहला सवाल देखो बच्चों, कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ स्टॉकिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या देती है। यार तो ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, और ग्राफ के बारे में अगर पता होना चाहिए तो सर दुनिया कहती है कि इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट कहते लेने, वर्क फंक्शन लिखो, इसको ना छोटा हो जाएगा थोड़ा, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, ये चीज है। फिर कोई ये कहता है कि सर इस के मैक्स को ईवी नॉट लिख दो, यही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पूरे कॉन्सेप्ट में यही तो इक्वेशन बनाई थी। ईवी नॉट को अलग कर लो और वर्क फंक्शन को लेफ्ट में ले जाओ तो वो माइनस हो जाएगा। v नॉट को अलग कर लो तो इट विल बी h by e separately with nu minus phi by e। अब जो ग्राफ बनाया गया, ये लोग जो कह रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है आपको ऐसा, ये जो ग्राफ आपसे बनाने के लिए कह रहे हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बना दो। सर हम इसे ना y एक्सिस में ले गए और इसे x एक्सिस में ले गए, तो ये पूरा तमाशा हमारे लिए स्लोप बन गया और ये पूरा तमाशा हमारे लिए इंटरसेप्ट बन गया। यानी ये तो तय हुआ कि ग्राफ ऐसे बनना है। ऐसे क्यों? स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ऐसा बनना है। लेकिन जो भी चीज हमारे लिए यहाँ पर tan थीटा यानी कि m यानी कि स्लोप में आनी है, तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में x के बगल में जो भी बंधु हैं ये सब स्लोप कहलाते हैं, तो h by e। तो अगर आप A ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आप h by e पे करेक्ट टिक लगा देंगे, बड़ा आसान है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है टू मेटल्स A and B have work functions 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। किसके पास लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? तो बड़ा आसान है। अगर हम वर्क फंक्शन A का देखें तो हम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। इसके कंट्रास्ट में वर्क फंक्शन B को देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। जुगाड़ से आंसर नहीं बताना है, सबको एक बात पता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए और वेवलेंथ कम चाहिए, तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम आएगी। पर हमें तो क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना है तो रिप्रेजेंटेशन तो हमारे लिए जी जान से जरूरी है। तो आप इस वर्क फंक्शन को अच्छी तरह जानते हैं कि इसे लिखा जाता है बेटा hc by lambda नॉट, और लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ए के लिए ऐसा लिखा गया, यहां भी ऐसा ही लिखा जाएगा hc by lambda b। वर्क फंक्शन भी बेटा b का तो वेवलेंथ भी b की, वर्क फंक्शन a का तो वेवलेंथ भी, लैम्डा a इक्वल टू hc by phi a। और यहां क्या लिखा गया बेटा? लैम्डा b इक्वल टू hc by phi b। अब आप एक काम करिए, लैम्डा a डिवाइडेड बाय लैम्डा b करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेंगे, hc बाय phi a डिवाइडेड बाय hc बाय phi b। hc कैंसिल, यू विल लेफ्ट विद phi b अपॉन phi a, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टाइम टाइम कट गया, तो लैम्डा a की जो वैल्यू है वो 6 by 4 लैम्डा b है।
साहब इससे आपको एक चीज तो समझ में आई कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोली जा रही थी वो लैम्डा ए ज्यादा है लैम्डा बी से, या इसका उल्टा कह लो कि लैम्डा बी कम है लैम्डा ए से। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसके पास लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो साहब आपके बी के पास है, तो आपका जो आंसर है वो होगा बी। बी मेटल के पास वेवलेंथ छोटी है। आंसर 1 मिनट में आ सकता है। कैसे आ सकता है? आप फॉर्मूला देखिए ना इसी फॉर्मूले को, तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है तो लॉजिकली उसकी वेवलेंथ कम है, आप 1 मिनट में बता सकते हैं। लेकिन ये कंपटीशन के लिए सही है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको कंपेयर करके दिखाकर करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, इससे भी 2 नंबर मिलेंगे। क्या कह रहा है? मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ 198 नैनोमीटर है, उसको किसी एक सरफेस पे डाला गया और कैथोड पर डाला गया जिसका वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये वर्क फंक्शन है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा बिटवीन कैथोड एंड एनोड ताकि स्टॉपिंग पोटेंशियल को रोका जा सके। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है बेसिकली, और कुछ खास बात नहीं। आपको पता है h न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट, ये सीन होता है। मैं आपको एक बात और अच्छी बताता हूं, अगर आपने ये एनर्जीज जूल में ली है और ये एनर्जीज भी जूल में ली है, तो आप इस फॉर्मूले को चलाइए, करेक्ट फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने इस h न्यू और वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया है, इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज लिख लीजिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जितने वोल्टेज से एक्सेलरेट होता है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, और उसमें E की वैल्यू नहीं आती। तो एक बात याद रखनी है कि अगर वो जूल में दी गई एनर्जीज तो आप EV नॉट लिखिए, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, SI में नहीं लिख रहे हैं, E लिखने की जरूरत नहीं है, V ही काफी है, क्योंकि चीजें आपको इसी में दी गई। h न्यू को मैं लिख लेता हूं, क्या है आप जानते हैं कि h न्यू को लिखा जा सकता है hc बाय लैम्डा। hc बाय लैम्डा यानी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 198 नैनोमीटर। सर आपको कैसे याद है? हमने सवाल लगाया यार इसके, 12400 लिखते हो एंगस्ट्रॉम के लिए और 1240 लिखते हो नैनोमीटर के लिए, कट गया ये, and you will left with 1240 divided by 198 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंसिडेंट एनर्जी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? लिखोगे h न्यू माइनस का 5, ये कितना है? ये है 1240 डिवाइडेड बाय 198, ठीक, और वर्क फंक्शन कितना दिया है 2.5। अब बेसिकली इसे सॉल्व करना बाकी है। आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड कि मैं इसे सॉल्व करूं, तो मैं आपके लिए कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व कर देता हूं। देखो 1240 डिवाइडेड बाय 198, ये जो चीज आ रही है ये आ रही है 6.6 और ये आ रही है 2.5। तो बेसिकली डेसिमल के बाद भी 1 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है। तो बेसिकली जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज नथिंग बट 4.1 वोल्ट, इट इज द आंसर। तो ये बेसिक आइडिया आपके पास है ना। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, और अब तो पेपर में एग्जाम्स में भी कैलकुलेटर अलाउड है, आप ये यूज कर सकते हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने में ज्यादा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन तो होती रहती है। प्लॉट अ लेबल्ड ग्राफ ऑफ V0 है, वो V5 लिख दिया गलती से, टाइपिंग एरर है बेटा, उसको माइंड ना करना। दैट इज V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अभी मैंने आपको करके बताया था ना फर्स्ट पार्ट, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करके बताया था कि कैसे वो लिखा जाता है। तो आपको ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ की इक्वेशन आनी चाहिए। आप जानते हैं कि h न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट है। मैं सब कुछ SI में लेके चल रहा हूँ, दिमाग में रखना इस बात को। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखने में E गायब हो जाता है। गायब का मतलब वो वैल्यू V0 के बराबर ही आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो इस वजह से वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दिया, अदरवाइज वो E की यूनिट्स वहीं पर है।
तो अगर आप v नॉट को आप निकालने जाएंगे तो आप लिखेंगे h by e न्यू माइनस phi by e एंड यू विल लेफ्ट विद समथिंग कि जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको y एक्सिस में डालना है और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपको x एक्सिस में डालनी है। तो ये जो h by e है ये चीज आपको स्लोप में नजर आ रही है और ये जो चीज है ये आपको इंटरसेप्ट में नजर आ रही है। तो लॉजिकली नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ है, आप इसे एक टैन क्लाइंट बना दीजिए और ये ग्राफ बन गया। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे रखिए, स्टेट हाउ विल यू यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मैं कह रहा हूं कि किसी साइंटिस्ट ने डिफरेंट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल्स एक मेटल के लिए निकाले और वो डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी को उसने ग्राफ पे प्लॉट किया। द ग्राफ इज लाइक दिस, जो बनेगा। अब जो बनेगा उस ग्राफ को बनाकर इसका थीटा निकाला और थीटा से हमने निकाला टैन थीटा और टैन थीटा को ही हमने क्या कह दिया बेटा, स्लोप। तुम जानते हो कि इसका जो स्लोप है, अब बहुत इत्मीनान से देखो ना, तो वो h by e है। h भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और e भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो किसी भी मेटल के लिए बनाओ, किसी भी स्लोप, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए बनाओ, ग्राफ की स्लोप हमेशा सेम रहेगी। अर्थात अगर कोई दूसरा मेटल होता, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन अलग होता तो इंटरसेप्ट अलग आता, वो अलग बात है, बट ग्राफ वुड बी पैरेलल टू दिस, थीटा बराबर रहता। तो यार h का फॉर्मूला क्या बना, e टाइम्स स्लोप। बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप यू कैन इजीली डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट। हिस्टोरिकली ऐसे ही कैलकुलेट हुआ है, h इक्वल टू e टाइम्स स्लोप, बिल्कुल आसान है। ठीक, अगला देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मैं कुछ टर्म्स लिखता हूं आपके सामने, देखिएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच a metal shows photoelectric effect। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी मेटल, अलग अलग मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, पर कोई मेटल, कोई पर्टिकुलर मेटल जो आपने लिया वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाए, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे ना हो, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हो, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो बी पार्ट कैसे डिफाइन करोगे, बी पार्ट की डेफिनेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल की है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिटार्डिंग पोटेंशियल है मिनिमम, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोका जा सकता है। तो हम क्या कहते हैं, द मिनिमम रिटार्डिंग potential for which photoelectric emission can be stopped, रोका जाएगा। बहुत बड़ी रिटार्डिंग पोटेंशियल है, रिवर्स ऑर्डर में लगाया गया। इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इजेक्टेड। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी है, इस वजह से जब इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो EV नॉट नहीं लिखोगे, सिर्फ V नॉट लिखोगे। यानी कि जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3 वोल्ट्स ओनली, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो 1500 एंगस्ट्रॉम है। कह रहा है कि डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल and threshold wavelength of the metal and stopping potential difference required to stop the photoelectrons। stopping potential तो ये 3 वोल्ट का है ना, तो उसको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले वर्क फंक्शन निकालते हैं। वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे, तो तुम कहोगे सर hc by lambda equal to वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इसे 12400 लिख लें तो लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में डाल दें, तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही होंगी, तो आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते समय EV ना लिखकर सिर्फ V लिखते हैं, न्यूमेरिकली वो V के बराबर होता है। और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सो कॉल्ड, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दे रखी है। 2 0 से 2 0 काट दो,
तो योर वर्क फंक्शन वुड बी 124 डिवाइडेड बाय 15 माइनस का 3, ये आ गया। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 124 डिवाइडेड बाय 15, 124 डिवाइडेड बाय 15, 8.26 माइनस का 3, तो हमारा आंसर है 5.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन है हमारे मेटल का। खतरनाक बात है। अब इसमें क्या करें, कह रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता दो। तो हमें पता है कि Hc बाय लैम्डा नॉट लिख दो, इससे बस काम खत्म। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, Hc बाय 5। Hc की वैल्यू क्या होगी 12400, तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा यार। और इसकी जगह क्या लिख दोगे 5.26। तो मैं जरा इसको भी डिवाइड करता हूँ, है ना। 12400 डिवाइडेड बाय 5.26 एंड द आंसर इज 2357.4 एंगस्ट्रॉम। बच्चों इससे बड़ा अगर वेवलेंथ हुआ तो फोटो एमिशन नहीं होगा, इससे छोटे वेवलेंथ में फोटो एमिशन होगा। और आपको दिख रहा है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इससे कम है। वेवलेंथ हमें छोटी चाहिए होती है और फ्रीक्वेंसी हमें बड़ी चाहिए होती है। अगला देखिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रॉन if the work function of target material is 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया उसने क्या किया है, वर्क फंक्शन दिया है 1.24 eV और वेवलेंथ जो है इंसिडेंट फोटोन की वो 4360 एंगस्ट्रॉम की, और रिटार्डिंग पोटेंशियल कितना चाहिए ये बताना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। इंसिडेंट एनर्जी जो है वो Hc बाय लैम्डा रखेंगे, सामने वर्क फंक्शन, और फिर ये k रख देंगे। मेरे हिसाब से अगर आप इसे देखें ये 12400 होने वाला है, डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ दी है 4360, वर्क फंक्शन 1.24 है, और काइनेटिक एनर्जी का मुझे कुछ खास पता नहीं। तो एक काम करते हैं, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 12400 को। 12400 डिवाइडेड बाय 4360, तो 2.84, तो हमारे पास आ गया 2.84, ठीक। और सामने लिखा है 1.24 प्लस k। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो 2.84 माइनस 1.24 है। तो डेसिमल के बाद यहाँ तो 0 आ जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू eV के बराबर होती है, और तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है तो दुनिया में कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसको E हटाकर सेम टू सेम वोल्ट में लिख देते हैं। तो 1.6 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, eV में है। इस eV का TV बनाओ, यानी कि 1.6 लिखा है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल कर लो, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट कर लो। क्यों कन्वर्ट किया, उसका कारण है कि आप इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख रहे होंगे, तभी तो भैया स्पीड आ पाएगी, ऐसे थोड़ी स्पीड आएगी। ये अब जो भी 2 को ऊपर m को नीचे, v² की वैल्यू क्या आ गई 1.6, 1.6 10 रेज़ टू माइनस 19 और 2 ऊपर गया। इलेक्ट्रॉन का मास नीचे आया, मास की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। अगर इससे रूट हटा दोगे तो यहाँ रूट लगा दोगे 1.6, 1.6 और उसके बाद 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31 मीटर्स पर सेकेंड। मेरे हिसाब से इसको सॉल्व कराने की कोशिश ना करो यार, आसान है, हो जाएगा। अगला देखो, डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट h if photoelectrons emitted from the surface of a certain metal by light of frequency this much 10 to power 15 हर्ट्ज है, वो 1015 नहीं है, ऐसा है। इतने हर्ट्ज आर फुली रिटार्डेड बाय अ रिवर्स पोटेंशियल ऑफ 6.6 वोल्ट, यानी कि उसने बेसिक आपको दिया है फ्रीक्वेंसी और वो है
2.2 10⁻15 हर्ट्ज की, और इस फ्रीक्वेंसी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया है वो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर इसी फ्रीक्वेंसी को बदल दें और 4.6 इंटू 10⁻+15 हर्ट्ज कर दें तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बदल जाएगा, और वो बदलकर 16.5 का हो जाएगा। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। दो इक्वेशंस हैं, सेटल कर लेते हैं। मेटल सेम है, मेटल नहीं बदला, और मेटल ना बदलना हमारे लिए बड़ा हिंट है। मेटल के साथ क्या जुड़ा होता है, उसका वर्क फंक्शन। मेटल चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क फंक्शन भी सेम रहेगा। तो फर्स्ट केस से हम लोग यूज करते हैं h टाइम्स न्यू, ठीक, इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस E इंटू वी नॉट। सेकेंड केस देखते हैं, h इंटू न्यू प्राइम, वर्क फंक्शन सेम है, E वैसा ही है, ये वी नॉट प्राइम है। यहां से यार तुम्हें क्या निकालना है भैया, यहां से तो h निकालना था हमको। अब यार h कैसे निकाला जाए, बहुत परेशानी की बात है। h निकालने की कुछ निंजा टेक्निक्स हो सकती हैं। क्या आप बाबूजी ने माइनस कर दीजिए, जब माइनस करोगे तो आपके पास ये माइनस हो जाएंगे, और जब ये सारे तमाशे माइनस होंगे तो वर्क फंक्शन कट जाएगा। वर्क फंक्शन के कटने से आपका h कॉमन आएगा और न्यू माइनस न्यू प्राइम लिखा होगा, और सामने E कॉमन आएगा और वी नॉट माइनस वी नॉट प्राइम आ जाएगा। कुछ बच्चे इस बात पे झगड़ा कर सकते हैं, सर वी नॉट प्राइम बड़ा है, आपने ऐसा क्यों किया? तो उस तरह से न्यू प्राइम भी बड़ा है, तो इधर भी निगेटिव तो इधर भी निगेटिव, तो आप चाहें तो आप इसको चेंज करके न्यू प्राइम माइनस न्यू कर सकते हैं। E को ऐसा रखें, वी नॉट प्राइम माइनस वी नॉट ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू ढूंढें तो E इंटू वी नॉट प्राइम माइनस वी नॉट होल डिवाइडेड बाय न्यू नॉट माइनस ये ऐसा कुछ, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लैंक्स कांस्टेंट। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। ये सब बकवास लिखिए, जो डेटा दिया क्या मतलब इससे, जो डेटा दिया इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने तो बिना डेटा के क्वेश्चन बना लिया। देयर आफ्टर अगर आपको ज्यादा इसमें मतलब कुछ लिखने विखने का शौक चढ़ गया है तो आपको करना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नया वाला वोल्टेज कितना है 16.5, पुराना वोल्टेज कितना है 6.6, नई वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.6, और पुरानी कितनी है 2.2, और 10⁻15 को बेटा सेटल कर लिया बाहर, जूल इंटू सेकेंड में आंसर आपका आ जाएगा। दिस सॉल्व इट, 6.626 10⁻34 आने वाला है। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज की है ही नहीं वैल्यू, आप तो बस कॉन्सेप्ट जानते हो, दो इक्वेशन से सॉल्व होगा बस। लाइट का कोई एक पैकेट है जिसकी एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो इजेक्ट हो रही है किसी फोटो इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम मेटल विद वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। लाइट की जो एनर्जी है यानी कि hc/λ है वो 4.9 eV है, और जो वर्क फंक्शन है वो 4.5 eV है। फाइंड द मैक्सिमम इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन ईच इलेक्ट्रॉन इज फ्लाइज आउट। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो कितना इम्पल्स लगता है। अब यार ये इम्पल्स क्या होता है वो मालूम चले। देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट में इम्पल्स कभी नहीं पढ़ाया गया, तो सवाल क्यों पूछा गया? इम्पल्स बताते हैं क्या होता है, जे से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है डेल्टा V, कितना मोमेंटम में चेंज आएगा। इलेक्ट्रॉन जब सरफेस में तो कहेगा मोमेंटम, जब सरफेस लीव करेगा तभी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, मोमेंटम आएगा। तो इसको तो सीधा सीधा मोमेंटम गेन बोल सकते हैं। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम तो होता है √2mk। अरे वाह, अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में मालूम चल जाए तो मोमेंटम तो हम फटाक से निकाल लेंगे। तो यार काइनेटिक एनर्जी तो वर्क फंक्शन से आ सकती है और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से आ सकती है। आप लिख रहे होंगे बेटा hc/λ इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे hc/λ माइनस, तो hc की वैल्यू कितनी है
4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन कितना है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बचा कितना 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चीजें सॉल्व नहीं होंगी क्योंकि अब मास किलोग्राम से मल्टीप्लाई कराना है, इसलिए आप इसे 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से सॉल्व करके इसे जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। एंड इफ आई टॉक अबाउट इम्पल्स जे या डेल्टा पी या सिंपल पी, तो वो जो चीज है इस पूरे केस में 2m इंटू के बराबर होगी। तो हम एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाएंगे और 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू पावर माइनस 31, आप अप्रोक्सीमेशन के लिए 0.1 हटा ही दिया करें हमेशा, 9 के लिए चल जाएगा। 0.4 1.6 10 टू पावर माइनस 19 एंड दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एसआई में निकाल रहे हो तो जो मोमेंटम की यूनिट होती है, इंपल्स की यूनिट होती है, उसी में तो आंसर आएगा। देयर आफ्टर आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका प्लस माइनस में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था कि क्या चीज होती है। तो इंपल्स के बारे में अगर पूछेगा तो जस्ट थिंक अबाउट मोमेंटम, और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम जानते हैं। In an experiment, tungsten cathode, which has a threshold to 300 angstrom, is irradiated by ultraviolet light of 1800 angstrom. Logically wavelength कम है तो photo emission होगा। Maximum energy of emitted photoelectron। तो फिर से वही बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी बेटा होने वाली है वो काइनेटिक एनर्जी होगी hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन। आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो 2300 है। मैं इसको और खोलता हूँ क्योंकि इसमें वर्क फंक्शन नहीं बताया है। आप जानते हैं कि वर्क फंक्शन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आती जाती है, खेल खत्म। hc को कॉमन ले लें, यानी 12400 को कॉमन लें क्योंकि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। तो इफ आई से लैम्डा कितनी है तो वो 1800 एंगस्ट्रॉम है। अगर मैं कहूँगी थ्रेशोल्ड कितना है तो वो 2300 एंगस्ट्रॉम है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। पहला वाला तो यहीं पे सॉल्व हो गया, 2 0 से 2 0 से 2 0 चले गए, 124 और यहाँ 1/18 माइनस 1/23 प्राइम नंबर्स का सीन आ गया है। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट सॉल्व इट अप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर बेटे आएगा क्योंकि हमने hc बाई लैम्डा को 12400 सॉल्व किया है ऐसा रखा, तो इन वैल्यूज में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन भी बता दो इसी बात पर। तो हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा नॉट होता है। hc की वैल्यू 12400 है और लैम्डा नॉट की वैल्यू 2300 है। ये तो कट गया 124 बाय 23। चलो इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर निकाल ही लेते हैं। तो इसका आंसर अगर आप निकालने जाएंगे तो यू विल गेट 124 डिवाइडेड बाय 23, दिस इज नथिंग बट 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन भैया का वर्क फंक्शन है, ठीक है मेरी बात। अच्छा 12400 डिवाइडेड बाय 1800 6.88, जो ये वैल्यू आ रही है इंसिडेंट रेडिएशन की वो 6.88 है और जो थ्रेशोल्ड है आप देखें अगर तो वो 5.39 है। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी इसे सॉल्व करेंगे तो 6.88 माइनस 5.39 बन जाएगी, ठीक है मेरी बात। जब आप यहाँ समझ तो आएगा 40 में से 48 जोड़ेंगे तो 88 पे पहुंचेंगे और ये हो गया 49। बेसिकली डेसिमल के बाद हमारे पास 49 बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बेसिक आइडिया, आसान सवाल है, आसानी से हो जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है इनमें। जस्ट डू इट, खेलते रहिए, कूदते रहिए, ऐसे सवाल लगाते रहिए। जो सवाल हमने आपको दिए हैं उनमें ग्राफ के भी क्वेश्चंस हैं, उनमें थ्योरी के भी क्वेश्चंस हैं, उनमें लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं और उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप अगर एक बार गो थ्रू करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ से खत्म होता है। हम डुअल नेचर पे आएंगे और बोर मॉडल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। चलिए आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। द लेक्चर इज ओवर नाउ। काम हो गया खत्म, पैसा जब ये टॉपिक यहीं पर क्लोज हो गया। अब नया पार्ट है जिसको बोलेंगे एटॉमिक फिजिक्स। और एटॉमिक फिजिक्स का मतलब हम थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे और
बोर मॉडल पढ़ेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो गया। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में, तब तक हमें फॉलो करिए, लेक्चर्स को देखिए, रिवाइज करिए, जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। तब तक फॉलो करते